हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द रेडियंस हब यूट्यूब चैनल में। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे नीचे के व्यू के बारे में। आज हम बात करेंगे हेडेगर के व्यू के बारे में। ठीक है, फिलॉसफी वाले सेक्शन में ही हम लोग हैं अभी। हेडेगर फर्दर्ड दिस काइंड ऑफ फिलोसॉफिकल स्केप्टिसिज्म बाय चैलेंजिंग द ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ ओंटोलॉजी। कह रहा है कि ये जो स्केप्टिसिज्म जो हम पाते हैं नीचे में, वही स्केप्टिसिज्म, वही रीज़न, वही लॉजिकल थिंकिंग हमें मिलती है हेडेगर में भी, जब वो चैलेंज कर रहे होते हैं ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ ओंटोलॉजी को। ओंटोलॉजी ONTOLOGY, ओंटोलॉजी का मतलब द साइंस ऑफ बीइंग, यानी होने का विज्ञान, द साइंस ऑफ बीइंग। तो साइंस ऑफ बीइंग का जो ओल्ड ट्रेडिशन है उसको क्वेश्चन करते हैं हेडेगर। और द अल्टीमेट और द स्टडी ऑफ अल्टीमेट रॉक बॉटम रियलिटी। देखिए, बड़ा अच्छा फ्रेज़ है ये। कह रहा है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि हेडेगर कैसे जो है बात कर रहे हैं। ही इज़ क्वेश्चनिंग, ही इज़ चैलेंजिंग द ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ ओंटोलॉजी या स्टडी ऑफ अल्टीमेट रॉक बॉटम रियलिटी। अब बात ये है कि ये रॉक बॉटम रियलिटी है क्या चीज़, मतलब ये रॉक बॉटम का क्या मतलब है। बड़ा अच्छा फ्रेज़ है रॉक बॉटम, उससे बना है ये रॉक बॉटम रियलिटी। रॉक बॉटम का मतलब क्या होता है? समथिंग एट सच अ लो लेवल दैट इट कांट गो एनी लोअर। कोई चीज़ उतने निचले स्तर पर कि फिर वो उसके नीचे नहीं जा सकती। क्या मतलब है इसका? जैसे कोई मकान जो खड़ा होता है तो सबसे पहले क्या बनाया जाता है जिस पर वो मकान खड़ा होता है? सबसे पहले उसकी नींव की ईंट डाली जाती है ना, उसको फाउंडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ रॉक बॉटम रियलिटी का मतलब यू कैन से मोस्ट फंडामेंटल रियलिटी, जो सबसे नीचे जहाँ से शुरुआत हुई हो। बात समझ में आ रही है? तो कह रहा है कि उस रॉक बॉटम रियलिटी को, उसके ट्रेडिशन को, उसकी स्टडी को इन्होंने क्वेश्चन किया। ही डिस्कवर्ड दैट, क्या डिस्कवर किया है भाई इन्होंने? ही डिस्कवर्ड दैट what passes as the rock bottom reality or being has been constituted in a history of discourse। हेडेगर का कहना है कि जो चीज़ हमें रॉक बॉटम रियलिटी के रूप में दिखाई जाती है, बताई जाती है, मतलब मोस्ट फंडामेंटल ट्रूथ के रूप में जो बताया जाता है, या बीइंग के बारे में जो बातें कही जाती हैं, कह रहा है कि वो एक डिस्कोर्स बना करके, उसकी भी एक हिस्ट्री रही है, एक डिस्कोर्स बना करके उस चीज़ को ऐसा कर दिया गया है। देखिए, कोई भी बात जब किसी को दिमाग में बिठा देनी होती है ना, तो उसके लिए डिस्कोर्स क्रिएट किया जाता है, उसके लिए भी विमर्श क्रिएट किया जाता है। और समय के साथ साथ क्या होता है, वो विमर्श ही सच बन जाता है। जैसे नॉर्मल तरीके से आप समझते हैं कि जब कोई एक झूठ है, एक झूठ बार बार बोला जाए, बार बार बोला जाए, तो सुन सुन करके आदत सी हो जाएगी सुनने की, और लगने लगेगा कि सच यही है। ऐसे ही डिस्कोर्स को ट्रूथ बनाया जाता है। वो कहानी तो आपने सुनी होगी ना, वो पंडित वाली, जो एक बकरी का बच्चा लेकर के जा रहा था अपने कंधे पर, तो रास्ते में कुछ लोग मिले उससे, 3 ठग थे उस, और तीनों ठग जो है मिले हुए थे। उन सबों ने एकदम निश्चय कर लिया था कि ये बकरी का बच्चा ले लेना है पंडित से। तो पहले ने जैसे ही मिला, कुछ बातचीत की, उसके बाद कहा, वैसे ये कुत्ते का बच्चा लेकर कहाँ जा रहे हैं आप? पंडित बड़े सोच में पड़ गए, क्या बेवकूफ़ी कर रहा है, कह रहा है कुत्ते का बच्चा है। लेकिन वही बात बाकी दोनों ने भी कही, और अल्टीमेटली पंडित को कुछ भ्रम हो गया कि कहीं सच में ये कुत्ते का बच्चा तो नहीं है। अब देखिए, समझिए बात को, ये कहानी महज एक कहानी नहीं है,
ऐसा मत समझिए, ऐसा मत सोचिए कि आपको लगेगा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, कुत्ते का बच्चा और बकरी के बच्चे में किसी को अंतर नहीं पता होगा, ये कहानी है बेवकूफ़ों वाली। जी नहीं, ये कहानी बड़ी सिंबॉलिक है। ये कहानी आपको ये समझाने की कोशिश कर रही है कि कैसे किसी झूठ को बार बार बोल करके सच बना दिया जाता है। ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर हेडगर भी। ठीक है, हेडगर भी वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको हम रॉक बॉटम रियलिटी कहते हैं या बीइंग की बात जो हम करते हैं, उसका एक हिस्ट्री ऑफ डिस्कोर्स रहा है। हेडगर एक्सपोज्ड दिस इंटरनल डेवलपमेंट एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड, उन्होंने इसको एक्सपोज किया, इस इंटरनल डेवलपमेंट को जिस तरह से डेवलप किया गया समय के साथ, एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड, और बताया दैट देयर इज़ नो फिक्स्ड इसेंस ऑफ बीइंग। बीइंग का कोई फिक्स्ड इसेंस होता ही नहीं है। मतलब ये कुछ ऐसा समझिए, इसका उदाहरण मुझे लगता है कि पानी से बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं, है ना। पानी की बीइंग की बात करें, अगर कहें कि पानी का शेप कैसा होता है, गाना भी सुना होगा ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिस रंग में मिला दे उस रंग जैसा। ये है एसेंस ऑफ बीइंग। और पानी की शेप की भी बात अगर आप करें तो मालूम है कि कैसे, जिस शेप के बर्तन में डालेंगे वैसा ही हो जाएगा। समझ रहे हैं, बीइंग का कोई फिक्स्ड इसेंस नहीं होता, हेडगर का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने बस एग्जांपल दिया आपको। देयरफॉर द ओल्ड ontology is another form of theology। तो वही हेडगर कह रहे हैं कि जो ontology करके बनाए हो अलग से ना, साइंस ऑफ बीइंग बोल रहे हो, साइंस बोल रहे हो, ये क्या है, ये ontology नहीं है, वो एक तरह से थियोलॉजी ही है। मतलब कुछ ऐसा कि जैसे कुछ पार्टियों पर आरोप लगता है कि वो पार्टियां भले अलग हैं लेकिन वो एक दूसरी पार्टी का ही दूसरा रूप है। समझ रहे हैं, जैसे इसको, खैर राजनीति की बात न करते हुए अगर मैं बताऊं आपको कि गंगाधर ही शक्तिमान है, समझ रहे हैं, वही बात है। या दूसरी तरीके से अगर आप समझें कि अगर आपको जानकारी न हो कि सोनाटा और टाइटन दो अलग कंपनियां नहीं हैं, एक ही कंपनी के दो अलग अलग प्रोडक्ट की चेन है, वो मालिक दोनों का एक ही है। समझ रहे हैं, तो ऐसा ही कुछ तो कह रहा है कि therefore the old ontology is another form of theology। जो ओल्ड ontology है वो थियोलॉजी का ही एक फॉर्म है, उससे अलग नहीं है। अ कंस्ट्रक्शन, एक कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, इसी कंस्ट्रक्शन को तो डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हेडगर। The true essence of being is a sum total of the various modes of becoming। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जो ट्रू essence ऑफ बीइंग है, किसी भी चीज़ की बीइंग जो है, वो कई तरह की जो वेरियस मोड्स ऑफ बिकमिंग है वो उसका सम टोटल होता है। जैसे एक इंसान की पर्सनालिटी, उसकी पर्सनालिटी क्या है, वो उसकी बीइंग है। ठीक है, तो उसकी वो बीइंग उसके सारी बिकमिंग का सम टोटल होगी। जैसे वो किस घर में पैदा हुआ, उसके पेरेंट्स कैसे हैं, उसे कैसे संस्कार दिए जाते हैं, वो किस स्कूल में गया, उसे दोस्त कैसे मिले, उसे टीचर कैसे मिले, उसने कौन सी किताबें पढ़ी, क्या पढ़ा, तमाम चीज़ें हैं। उसका एनवायरनमेंट कैसा है, किस कैसे लोगों के बीच में वो रहता है, उसके भाई बहन कैसे हैं। ठीक है, सम टोटल, तो सबसे वो कुछ ना कुछ ले रहा है, तो वो बिकमिंग चल रही है, उसका बिकमिंग इज गोइंग ऑन, और वो बिकमिंग से बीइंग मैनिफेस्ट होता है, उस बिकमिंग से बीइंग कंस्ट्रक्ट होता है। ठीक है,
कह रहा है कि द ट्रू एसेंस ऑफ बीइंग इज अ सम टोटल ऑफ द वेरियस मोड्स ऑफ बिकमिंग एंड सिंस द मोड्स ऑफ बिकमिंग कैन नेवर बी एग्जॉस्टेड। क्या मोड्स ऑफ बिकमिंग को एग्जॉस्ट कर पाएंगे आप, ख़त्म कर पाएंगे? जी नहीं, वो लगातार चलता रहेगा। दैट इज़ अ प्रोसेस गोइंग ऑन लाइक डेवलपमेंट। जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें आप ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ते हैं ना। ग्रोथ में क्या होता है, ग्रोथ एक सर्टेन एज के बाद, चूँकि वो फिजिकल कंसर्न है, एक सर्टेन एज के बाद वो रुक जाता है ग्रोथ, लेकिन डेवलपमेंट कभी नहीं रुकता, वो टिल डेथ चलता रहता है। तो उसी तरह से बिकमिंग का जो प्रोसेस है वो टिल डेथ चलता रहता है। तो ऑब्वियस है दैट इज़ अ गोइंग ऑन प्रोसेस। तो उस हिसाब से जब वो एग्जॉस्ट नहीं होगा तो फिर बीइंग को आप कैसे सर्टेन कर देंगे? नहीं कर सकते। यही कहना है हैडेगर का। तो कह रहा है कि द ट्रू एसेंस ऑफ बीइंग इज अ सम टोटल ऑफ द वेरियस मोड्स ऑफ बिकमिंग एंड सिंस द मोड्स ऑफ बिकमिंग कैन नेवर बी एग्जॉस्टेड वी थिंक दैट द फंक्शन ऑफ अ डस्टर, यहाँ पर एग्जाम इज क्या, एक मिनट, एग्जॉस्टेड द अल्टीमेट नेचर ऑफ बीइंग वुड कंटिन्यू टू बी अनडिसाइडेड। इसलिए कह रहा है कि अल्टीमेट नेचर अगर बीइंग का हम कहें तो वो अनडिसाइडेड ही होता है, उसको आप कंफर्म नहीं कर सकते, उसके लिए आप सर्टेन नहीं हो सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखिए प्रोफेसर पटनायक एक एग्जाम्पल देकर के समझा रहे हैं, बड़ा उनका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, ये लोग देते रहते हैं, हम लोग के क्लासरूम में दिया करते थे हमेशा। कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल डस्टर, वी थिंक दैट द फंक्शन ऑफ अ डस्टर इज़ टू क्लीन अ ब्लैक बोर्ड। हम तो यही देखते आ रहे हैं, है ना, कि डस्टर का काम क्या है, ब्लैक बोर्ड को वाइप करना, इरेज करना, उसको मिटाना, साफ करना, डस्टर उसका नाम हमने रखा हुआ है। लेकिन क्या ज़रूरी है कि डस्टर का बस वही यूज़ करें? क्या उसकी बीइंग में उसके बिकमिंग का कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता? उसको अलग अलग तरीके से हम नहीं यूज़ कर सकते? कह रहा है द ट्रेडिशनल प्लेटोनिक फॉर्मुलेशन वुड क्लेम दैट देयर इज़ एन आइडियल डस्टर। कह रहा है अगर ट्रेडिशनल प्लेटोनिक फॉर्मुलेशन की बात करें तो वो ये क्लेम करेगा कि आइडियल डस्टर क्या होता है। देयर इज़ एन आइडियल डस्टर इन द ट्रांसेंडेंट वर्ल्ड ऑफ विच द फिजिकल डस्टर इज़ एन इमिटेशन। थोड़ी सी बात अगर प्लेटो की कर लें तो प्लेटो तो यही कहते हैं ना कि जो कुछ भी हमने बना रखा है वो हमने एक आइडियल वर्ल्ड से चीज़ों को इमिटेट करने की कोशिश की है। तो उनके हिसाब से ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में कुछ होगा ऐसा डस्टर जैसा, उसका ये इमिटेशन है, ये ओरिजिनल चीज़ नहीं है। मतलब अ हैडेगरियन वुड विजुअलाइज, लेकिन कोई हैडेगरियन यानी हैडेगर के हिसाब से अगर सोचने वाला होगा तो क्या बोलेगा, अ हैडेगरियन वुड विजुअलाइज द वेरियस एग्जिस्टेंशियलिस्ट पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अ डस्टर। वो डस्टर की वेरियस पॉसिबिलिटीज़ के बारे में, उसके वेरियस एग्जिस्टेंसेस, वेरियस बीइंग्स के बारे में कैसे सोचेगा? इन इट्स मोड्स ऑफ बिकमिंग लाइक इट्स यूज एज अ पेपर वेट। डस्टर का यूज़ हम पेपर वेट की तरह भी कर सकते हैं। पेपर वेट, यू अंडरस्टैंड? जब पंखा चल रहा होता है तो जब पेज उड़ रहे होते हैं तो उस पर कुछ रख दिया जाता है ताकि वो न उड़े, है ना। कांच जैसी कोई चीज़ ऑफिस में यूज़ की जाती है, पेपर वेट बोलते हैं उसको। तो डस्टर को भी हम पेपर वेट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, इवन हम करते भी हैं। हम किसी भी भारी चीज़ का यूज़ पेपर वेट के रूप में कर ही लेते हैं, तो पेपर वेट के रूप में कर सकते हैं। ऑकेजनल वेपन टू वर्ड ऑफ फ्लाइज कर रहा है। यहाँ पर फ्लाइज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि उसको ऑकेजनल वेपन के रूप में यूज़ कर सकते हैं मक्खियों को भगाने के लिए। लेकिन मैं बता दूँ क्लासरूम में उन्होंने बताया था कि बच्चों को अगर खींच करके मार दिया जाए तो क्या उसको वेपन के रूप में यूज़ नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। समटाइम्स टीचर्स डू दिस। डस्टर नहीं फेंकते, चौक ज़रूर फेंकते हैं। हम लोग अपने टीचिंग के दौरान ज़रूर यूज़ करते हैं इस चीज़ को, समटाइम्स व्हेन वी थिंक दैट दिस इज़ नीडेड फॉर सीकिंग अटेंशन। तो कैसे चौक का यूज़ करते हैं लोग, चौक को थ्रो करके मारते हैं, है ना। तो वो क्या है, उसको वेपन के रूप में यूज़ कर रहे हैं। वेपन का मतलब ये मत समझिए कि जान लेने के लिए यूज़ किया जाए तभी वेपन कहलाएगा। कह रहा है ऑकेजनल वेपन टू वर्ड ऑफ फ्लाइज, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और क्या है उसकी बिकमिंग भाई, और क्या है तरीका उसका यूज़ करने का डस्टर का? इंस्ट्रूमेंट जैसे नहीं हम लोग हाथ से भी कभी ऐसे साउंड क्रिएट करना शुरू करते हैं, तो डस्टर से भी हम लोग वैसे जो है साउंड क्रिएट कर सकते हैं, कि म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हैं।
अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग एन इम्प्रॉम्प्टू सॉन्ग रिसाइटल एंड सो ऑन। मतलब इस तरह से देख रहे हैं कि डस्टर का काम बस ब्लैक बोर्ड साफ करना नहीं रह गया, ठीक है। उसको आप पेपर वेट के रूप में यूज़ कर रहे हैं, उसे म्यूज़िक क्रिएट कर रहे हैं तो उसको वेपर के रूप में यूज़ कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट इट्स बिकमिंग, कैसे आप इसको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं। बिफोर फाइनली डिसाइडिंग द नेचर ऑफ डस्टर्स बीइंग, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप कैसे एक सर्टेन उसको एक आइडेंटिटी आपने दे रखी है कि नहीं इसका बस यही यूज़ है ना। फॉर हेडेगर एंड other existentialists, the modes of existence not a priori idea। कह रहा है हेडेगर की बात करें या और जो एग्जिस्टेंशलिस्ट हैं उनकी बात करें, उनके हिसाब से जो एग्जिस्टेंस के जो मॉड होते हैं, कह रहा है वो प्रायरी आइडिया नहीं है। अब ये प्रायरी आइडिया का मतलब क्या है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट वर्ड है, PRIORI, प्रायरी। पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये इंग्लिश नहीं है, दिस इज़ अ लैटिन वर्ड प्रायरी। और जब भी बात प्रायरी की आती है तो उसके अगेंस्ट, उसके कंट्रास्ट में एक और वर्ड आता है पोस्टीरियरी, PRIORI, प्रायरी हुआ। पोस्टीरियरी क्या हो जाएगा, POSTERIORI, ठीक है, पोस्टीरियरी, पोस्टीरियरी। तो क्या है दोनों में डिफरेंस। देखिए पोस्टीरियरी नॉलेज की अगर बात करें तो पोस्टीरियरी नॉलेज क्या होता है, नॉलेज बेस्ड solely on experience और personal observation। पोस्टीरियरी क्या होती है, वह नॉलेज जो पूरी तरह से निर्भर करता है हमारे अनुभव पर, व्यक्तिगत अनुभव पर, और हमारे जो कुछ हमने एक्सपीरियंस किया है, जो ऑब्जर्व किया है, ठीक है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस, उससे जो निकल करके नॉलेज आता है। मतलब कहीं ना कहीं एम्पिरिसिज्म की बात हो रही है, एम्पिरिकल नॉलेज है ना, जो एक्सपीरियंस के थ्रू हम गेन करते हैं, तो वो होता है पोस्टीरियरी। उसके अगेंस्ट, उसके कंट्रास्ट में अगर प्रायरी नॉलेज की बात करें तो प्रायरी नॉलेज का मतलब होता है नॉलेज दैट कम्स फ्रॉम द पावर ऑफ रीजनिंग बेस्ड ऑन सेल्फ एविडेंट ट्रुथ। यानी वो नॉलेज जो रीजनिंग से निकल करके आता है, सेल्फ एविडेंट ट्रुथ, यानी जो सच विजिबल है हमको, कोई ज़रूरी नहीं कि हम उसको फील करें, उसको हम एक्सपीरियंस करें, बिना एक्सपीरियंस किए जो नॉलेज आता है उसको हम बोलते हैं प्रायरी, PRIORI, ठीक है। जैसे इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, अगर आपसे कहा जाए वन हु इज़ बॉर्न डेस्टाइन्ड टू डाई, जो इंसान जन्म लेता है उसका मरना तय है, ठीक है। अब इस ट्रूथ को रियलाइज़ करने के लिए हमारा आपका मरना ज़रूरी नहीं है। हम रोज़ देख रहे हैं अपनी आँखों के सामने, और अब तक का जो इतिहास रहा है वो यही बताता है कि कोई कितना भी बलशाली हो, कोई कुछ भी हो, अगर वो जन्म लिया है तो उसका मरना तय है। ये हुआ सेल्फ एविडेंट ट्रूथ। सेल्फ एविडेंट ट्रूथ का मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मतलब जो प्रत्यक्ष है उसे प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ एविडेंट, एक्सियोमेटिक, यानी ये कुछ ऐसे सच हैं जिन्हें मानने के लिए अनुभव करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये है प्रायरी। तो वही कह रहा है, क्या यहाँ पर बोला कि फॉर हेडेगर एंड अदर एग्जिस्टेंशियलिस्ट्स द मोड्स ऑफ एक्सपीरियंस नॉट अ प्रायरी आइडिया। मतलब सेल्फ एविडेंट ट्रूथ पर बेस्ड नहीं है भाई, उनका ये कहना है। कह रहा है इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू डिस्क्राइब, उनके लिए। अच्छा, यहाँ पर प्रायरी का मतलब सिंपल है पहला या प्रेफरेंस का, ठीक है।
यहाँ और जो मैं उतना डीप में लेकर चला गया आपको प्रायरी नॉलेज के बारे में, वो उतना है नहीं यहाँ पर लेकिन हाँ, चूँकि वर्ड आया था तो मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए कि प्रायरी का मतलब क्या होता है। अगर प्रायरी वर्ड को आप समझने की कोशिश करें तो ये लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है फ्रॉम द फॉर्मर मतलब शुरू वाला। तो कह रहा है कि उनके लिए ये प्रायरी आइडिया नहीं है, इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू डिस्क्राइब द बीइंग। उनके लिए क्या ज़रूरी है? बीइंग को डिस्क्राइब करना, सिंस द मोड्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ डस्टर and the various uses it can be put to cannot be exhausted, the nature of being would always be in perpetual modes of becoming। तो वो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहा है कि वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मोड्स ऑफ एग्जिस्टेंस हैं वो अलग अलग जो मोड्स हैं वो एग्जॉस्ट नहीं हो सकते। तो इस तरह से जो बिकमिंग का जो प्रोसेस है वो लगातार चलता रहेगा। कह रहा है कि जो द नेचर ऑफ बीइंग वुड ऑलवेज बी इन परपिचुअल मोड्स ऑफ बिकमिंग। जो भी बीइंग का नेचर है वो बिकमिंग के हिसाब से दैट विल वैरी। ठीक है, ये है उनका मेन आइडिया। ठीक, अच्छा, अब थोड़ा सा एक और नए टर्म को लेकर के आते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है देरिदास आइडिया ऑफ डिफरेंस, DIFFERANCE। अच्छा देखिए, इसको अलग करने के लिए लोग प्रोनाउंस करते हैं डिफरेंस, है ना, लेकिन जैसा विकिपीडिया बताता है वो कहता है कि नहीं, इसमें डिफरेंस नहीं है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही है, आपको स्पेलिंग में अंतर समझना होगा। दिस इज़ लाइक होमोफोन्स। और ये जान लीजिए आप कि ये जो पर्टिकुलर ये जो वर्ड है ना, डिफरेंस या डिफरेंस कह लीजिए, ये जानबूझ करके देरिदा ने यूज़ किया हुआ है। मतलब दिस इज़ डेलिबरेट अटेम्प्ट बाय देरिदा। उन्होंने डिफरेंस की स्पेलिंग जो DIFFERENCE होती है, तो ई के जगह पर उन्होंने उसको ए कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने एक नई स्पेलिंग बना दी, एक नया वर्ड कॉइन कर दिया। क्यों किया, क्या ज़रूरत थी इसकी? देखिए, डिफरेंस, DIFFERENCE, डिफरेंस का मतलब, उसके लिए अगर वर्ब आप तलाशने की कोशिश करें कि किस वर्ब से बना है, क्रिया क्या है उसमें, तो क्रिया है डिफर, DIFFER, डिफर यानी अलग होने का भाव। ठीक है, जो डिफरेंस वर्ड है वो डेफर की आइडिया को, डेफर वर्ब को प्रमोट करता है। डेफर, DEFER। ठीक है, क्या था? एक था DIFFER डिफर और एक है DEFER डेफर। तो डेफर का मतलब पोस्टपोन, यानी किसी चीज़ को और आगे बढ़ा देना, वो है डेफर। ठीक है, तो डिफर और डेफर के अंतर को समझिए। यहाँ बात डेफर की हो रही है, टू डेफर, DEFER। ठीक है, देरिदास आइडिया ऑफ डिफरेंस और परपिचुअल डेफरल ऑफ मीनिंग। देखिए, समझा दिया ना उसी को, परपिचुअल डेफरल ऑफ मीनिंग यानी मीनिंग को पोस्टपोन करने का जो प्रोसेस है वो है डिफरेंस। कुड बी एन इको ऑफ बोथ सेशोरियन एंड हेडेगरियन फॉर्मुलेशंस। लगता है देख करके जो डिफरेंस वर्ड है देरिदा का, वो पूरी तरह से उस पर इम्पैक्ट है सेश्योर का भी और हेडेगर का भी। इवन हिज टर्म डीकंस्ट्रक्शन, कह रहा है कि जो देरिदा ने टर्म डीकंस्ट्रक्शन दिया है वो टर्म भी कहीं न कहीं उन्होंने हेडेगर से ही लिया हुआ है। हेडेगर ने जर्मन में एक टर्म दिया है डिस्ट्रक्शन, DESTRUKTION, DESTRUKTION। तो हेडेगर का दिया हुआ टर्म बीइंग के लिए दिया हुआ टर्म डिस्ट्रक्शन जो है उससे उनका डीकंस्ट्रक्शन निकल करके आया है। ठीक है,
कह रहा है इवन हिज टर्म डीकंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिस ऑफ पुटिंग अ क्रॉस ऑन टर्म्स, मतलब कोई भी चीज़ है उस पर क्रॉस लगा देना, मतलब कैसे उसको क्वेश्चन कर देना, हैव बीन टेकन फ्रॉम हेडिगर्स टर्म डिस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिस लाइक बीइंग। ठीक है। हाउएवर देरिडा's innovation on Nietzsche and Heidegger is a form of self consciousness। कह रहा है कि तो देरिडा का इनोवेशन क्या है नीचे और हेडगर में? सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये जो पर्टिकुलर चीज़ है दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज हिज इनोवेशन, सेल्फ कॉन्शियसनेस, विच ही आर्ग्यूज वॉट नॉट विजुअलाइज्ड बाई ईदर ऑफ द फिलोसफर्स। तो ये सेल्फ कॉन्शियसनेस का अभाव है हेडगर में और नीचे में, ऐसा मानना है देरिडा का। तो मतलब उनसे एक स्टेप आगे बढ़ करके देरिडा सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करते हैं कि मतलब ये कि ये लोग जो भी बातें कर रहे हैं, इन्होंने जो भी थ्योरीज दी हैं, वो इस बात को समझें कि इनकी भी अपनी लिमिटेशन हैं। ये भी जो बात कह रहे हैं वो भी एक डिस्कोर्स ही बना रहा है। इस बात को लेकर इन्हें अवेयर रहना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं किया, जो कि ये लोग नहीं कर पाए, ऐसा मानना था देरिडा का। कह रहा है कि बोथ नीत्शे एंड हेडगर बिलीव दैट देयर आइडियाज वर आउटसाइड द रिल्म ऑफ मेटाफिजिक्स। दोनों को ऐसा लगता था कि इन दोनों ने मेटाफिजिक्स के बाहर जाकर के जो बातें कही हैं, मेटाफिजिक्स के बाहर की जो बातें कही हैं, उनको लगता था कि वो बात सच में मेटाफिजिक्स के बाहर है, जबकि ऐसा नहीं है। मतलब क्या है इसका? And that they were in fact destroying the metaphysical foundations of Western philosophy। ऐसा उनको लगता था। देरिडा कर रहे हैं कि ऐसा हेडगर और नीत्शे को लगता था कि वो लोग मेटाफिजिक्स से बाहर की बात कर रहे हैं और वो मेटाफिजिकल फाउंडेशंस को हिला रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। देरिडा uses Saussure's linguistics to counter this illusion on their part। कह रहा है कि ये भ्रम था उनका। कैसे भ्रम था? इसके लिए सैश्योर के लिंग्विस्टिक्स का यूज़ करते हैं इस बात को काउंटर करने के लिए। देरिडा कह रहा है इफ लैंग्वेज इज़ द सिस्टम ऑफ साइंस एंड इट्स मीनिंग इज़ रिलेशनल। कह रहा है कि अगर भाषा साइंस का सिस्टम है और इसमें जो मीनिंग जनरेट होती है वो रिलेशनल होती है, मतलब किसी भी चीज़ की अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होती, जिस तरह से उस एक स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है तो वो रिलेशनल होती है। कह रहा है देन एनी आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट मेटाफिजिक्स। तो इसलिए कह रहा है कि कोई भी आर्ग्यूमेंट अगर मेटाफिजिक्स के अगेंस्ट किया जाए, इन ऑर्डर टू बी मीनिंगफुल होने के लिए हैज़ टू यूज़ द टर्म्स बोरोड फ्रॉम मेटाफिजिक्स। उसके लिए उसको मेटाफिजिक्स के ही टर्म का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि बिना रिलेशन के कैसे बात करोगे आप? किसी भी चीज़ का विरोध करने के लिए पहले वो बात करोगे आप, तभी ना। यही समझने वाली बात है। मतलब जैसे देखिए एग्जाम्पल में समझाया है। फॉर एग्जाम्पल द प्रोनाउंसमेंट गॉड इज डेड uses the metaphysical term God। बात तो कर रहे हैं कि मेटाफिजिक्स के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, लेकिन बोला गॉड इज डेड, तो जैसे बोला गॉड इज डेड तो गॉड वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो गॉड वर्ड यूज़ करने में मेटाफिजिक्स आ गया कि नहीं आ गया? गॉड तो भाई मेटाफिजिक्स का पार्ट है, तो आप उसको डिनाई कर रहे हैं, आप उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने गॉड वर्ड का यूज़ किया और जैसे ही कर लिया आप मेटाफिजिक्स के अंदर आ गए। कह रहा है इन ऑर्डर for this term to be meaningful, it has to invoke all the other terms which stand in relation to this term। अब बात यह है कि जब उनका फ्रेज ही आ गया गॉड इज डेड, तो भाई इसमें गॉड क्या है? अब उस गॉड को डिफाइन करने की अगर कोशिश करेंगे तो मेटाफिजिक्स से तमाम डेफिनेशन, तमाम बातें लेनी पड़ेंगी कि नहीं लेनी पड़ेंगी? Therefore, there can be no space outside of metaphysics। इसलिए देरिडा का कहना है कि मेटाफिजिक्स के बाहर जाने जैसी कोई बात है नहीं। इनवोकेशन ऑफ वन मेटाफिजिकल आइडिया इंक्लूडिंग द डिनंसिएशन ऑफ सच एन आइडिया हैज़ टू बोरो। कह रहा है किसी भी मेटाफिजिकल आइडिया को इन्वोक करिए या डिनंसिएट करिए। डिनंसिएट का मतलब आप उसको खारिज करिए, उसको आप उस पर ब्लेम लगाइए, उस पर दोषारोपण करिए, कुछ भी करिए। कह रहा है including the denunciation of such an idea has to borrow from a tradition of metaphysical ideas।
कुछ भी करने के लिए आपको मेटाफिजिकल आइडियाज़ को बोरो करना ही पड़ेगा। दिस इज़ अ मोर रेडिकल फॉर्म ऑफ स्केप्टिसिज्म, और ये एक तरह से ज़्यादा रेडिकल है, ज़्यादा रिवोल्यूशनरी काइंड ऑफ स्केप्टिसिज्म है, विच देरिदा क्लेम्स ऑल हिज फेम और नोटोरिटी, फॉर विच, जिसके लिए क्लेम करते हैं देरिदा, और जिसके लिए वो फेमस हैं या जिसके लिए वो नोटोरियस हैं। मतलब ऑब्वियस है कि सारे लोगों ने इस बात को पसंद नहीं किया होगा, लेकिन हाँ इतना तो है ही कि आज हम पढ़ रहे हैं देरिदा को, इसका मतलब है कि इसकी कुछ वैल्यू ज़रूर है, तभी, है ना। कह रहा है सिंस देयर इज़ नो लिबरेशन फ्रॉम मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स से कोई लिबरेशन है नहीं, बचाव कुछ है नहीं, शुड वन क्लोज द शॉप, तो क्या ये सब बंद कर दिया जाए जो कुछ किया जा रहा है, चीज़ों को इंटरप्रेट करना, चीज़ों को समझना। इन द एसे अंडर स्टडी देरिदा सिम्स टू आंसर दिस क्वेश्चन, प्रोफेसर पटनायक का कहना है कि इस बात का उत्तर देने की कोशिश करते हैं देरिदा इस ऐसे में। ही वेलराइजेस नीचे एंड हेडिगर बिकॉज दे हैड ट्राइड टू क्वेश्चन देन द अ प्रायरी मेटाफिजिकल थिंकिंग, प्रायरी वही जो सेल्फ एविडेंट ट्रुथ पर आधारित हो, है ना। कह रहा है कि ये खुशी की बात है, इस बात को लेकर के शाबाशी दी है उन्होंने, प्रशंसा की है नीचे और हेडिगर की, कि जो प्रायरी नॉलेज करके मेटाफिजिक्स की जो बात कही गई थी उसमें कैसे डिस्कोर्स छुपा है, उसमें कैसे हेजीमनी का भाव छुपा है, उसमें कैसे पॉलिटिक्स छुपी है, इस चीज़ को अनकवर करने की कोशिश की नीचे और हेडिगर ने, ये काबिल तारीफ है। अदर फिलोसफर्स बिफोर देम हैड नॉट रिगरसली क्वेश्चन द फाउंडेशंस ऑफ मेटाफिजिकल थिंकिंग, उनके पहले, हेडिगर और नीचे के पहले जो लोग आए उन लोगों ने कभी रिगरसली इन चीज़ों को क्वेश्चन नहीं किया। दे हैड प्रिपेयर्ड अ फील्ड इन विच ऑल असम्पशंस कुड बी इंटरोगेटेड, तो नीचे और हेडिगर इन दोनों को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने वो फाउंडेशन क्रिएट कर दिया जिस पर अब चीज़ों को क्वेश्चन किया जा सकता था। मतलब जैसे यूनिवर्सिटी विट्स ने एक रास्ता खोल दिया था ड्रामा के लिए, विलियम शेक्सपियर के लिए, और उस पर बाकायदे वो आकर के अपनी तमाम डेवलपमेंट्स दे गए, ठीक उसी तरह से देरिदा का कहना है कि हेडिगर और नीचे ने भी एक रास्ता खोल दिया, अब उसके आधार पर तमाम चीज़ों को इंटरोगेट किया जा सकता है। इवन कह सकते हैं आपकी देरिदा के दिमाग में भी ये सारे व्यूज़ अगर आए तो उसमें बहुत बड़ा योगदान है नीचे और हेडिगर का। But Derrida revealed that all discourse, including the radical interrogations of metaphysics, also have their own assumptions. लेकिन वो वही कह रहे हैं कि एक assumption को तोड़ने के लिए आप जो दूसरी बात कर रहे हैं इंटरोगेशन में, वो भी एक assumption ही है। Subsequent readings can interrogate द हिडन अजम्पशंस, कह रहा है बार बार की जो रीडिंग होती है हो सकता है वो हिडन अजम्पशंस को बाहर करे ऑफ द टेक्स्ट दैट वेंट बिफोर इट, देयरफॉर ऑल रीडिंग्स ऑफ अ टेक्स्ट बिकेम मिस रीडिंग्स, और इसलिए हर तरह की रीडिंग समय के साथ मिस रीडिंग बनती चली गई। द फाइनल मीनिंग इज परपिचुअली डेफर्ड, फाइनल मीनिंग अंत में अंततः क्या हो गई, डेफर्ड हो गई, यानी वो बार बार पोस्टपोन होता रहेगा। देखिए समझिए वर्ड को, जो डिफरेंस में नहीं मैं बता पाया आपको, डिफरेंस जो वर्ड है वो डेफर से बना है, DEFER को लेकर के बात करता है। तो डेफर या पोस्टपोन होने का मतलब क्या है, देखिए कुछ ऐसा कि जैसे कई बार ऐसा होता है ना, जब डिक्शनरी में आप कोई टर्म सर्च करते हैं, खास करके मेरियम वेबस्टर में जब आप अगर सर्च करें कोई एक पर्टिकुलर टर्म की का मतलब, तो कई बार ऐसा होता है कि वो मीनिंग में भी आपको कुछ ऐसा वर्ड बता देता है, उसके मीनिंग में भी कोई एक ऐसा वर्ड आ जाता है कि उसकी मीनिंग आपको नहीं पता है, फिर फर्दर उसको सर्च करते हैं आप, और पता चले कि उसको सर्च करने में फिर कोई ऐसा वर्ड मिल जाए कि जिसकी मीनिंग आपको नहीं पता है, तो ऐसे वो मीनिंग नहीं बताएगा, बार बार वो आपको डेफर करता चलाएगा, बार बार वो पोस्टपोन करता चलेगा मीनिंग को, समझ रहे हैं। जैसे ऐसे समझिए, हिंदी में एक शब्द है अग्नि, मान लीजिए कि अग्नि का मतलब आपको नहीं पता है, तो अग्नि का मतलब सर्च करें और मान लीजिए कि मीनिंग आपको मिल जाए हुताशन, तब क्या करेंगे आप?
कहेंगे अग्नि का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, ये हुताशन क्या बला है। अब अग्नि छोड़ दिया, हुताशन को पकड़ लिए। अब हुताशन की मीनिंग सर्च किया तो पता चले पावक लिख दिया, बोले ये पावक क्या बला है। तो पावक का अर्थ समझना शुरू करने की कोशिश करने लगे आप, तो पता चले कि अनल लिख दिया। समझ रहे हैं बात को। तो ये है, ये पोस्टपोन ऑफ मीनिंग, पोस्टपोनिंग ऑफ मीनिंग, डेफरिंग ऑफ मीनिंग, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इस तरह से फाइनल मीनिंग जैसा कुछ नहीं है, वो परपेचुअली डेफर्ड, वो बार बार डेफर होता रहेगा। कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ये निकल करके आना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन जैसा कुछ है। ऑल टेक्स्ट हैव इरिजोल्यूबल कंट्राडिक्शंस, कह रहा है कि हर टेक्स्ट में कंट्राडिक्शंस होते हैं, इरिजोल्यूबल, विच ही टर्म्स एज अपोरिया, और उसी चीज़ को देरदा इस टर्म में समझाते हैं अपोरिया में, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि ये टर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अपोरिया टर्म जो है देरदा का दिया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। Therefore, deconstructive reading of Derrida in effect became a discovery of the hidden unconscious of a given text. इस तरह से देरदा ने जो डीकंस्ट्रक्टिव रीडिंग की बात की है, एक तरह से वो हिडन अनकॉन्शियस को बाहर निकालने की एक कोशिश है टेक्स्ट में। And since the unconscious is inexhaustible, the exercise of reading can continue indefinitely. और जबकि unconscious inexhaustible है, ख़त्म होता नहीं, तो रीडिंग की जो एक्सरसाइज है वो भी लगातार चलती रहेगी। द टेक्स्ट और डिस्कोर्स बिकेम ओपन एंडेड, और इस तरह से डिस्कोर्स हो या टेक्स्ट हो वो ओपन एंडेड बन गया। ओपन एंडेड समझते हैं, जैसे कोई भी टेक्स्ट या कहानी ओपन एंडेड कैसे होती है, ओपन एंडेड क्लोज एंडेड होता है। कई बार ऐसा होता है, इवन समटाइम्स मैं भी कुछ ऐसी कहानियाँ लिखता हूँ जब, तो कुछ ऐसे शिकायतें निकल कर के आती हैं, कहते हैं कि कुछ अधूरा सा लग रहा है। तो जब कोई कहता है कुछ अधूरा सा लग रहा है तो मैं खुश हो जाता हूँ कि ये बहुत अच्छा है। पहले मुझे भी पसंद नहीं पड़ता था ये अधूरा सा लगना, लगता था कि कुछ छूट सा गया है। कई बार कुछ मूवीज़ को देखने पर ऐसा लगता है मुझे कि जैसे जो कोई मूवी मान लीजिए कि 1 घंटा 50 मिनट पर ख़त्म हुई, तो मुझे लगता है कि उसको 1 घंटा 50 मिनट पर नहीं, उसको 1 घंटा 40 मिनट पर ही ख़त्म हो जाना चाहिए था। 40 मिनट के बाद जो उसने दिखाया वो नहीं दिखाना चाहिए था, उसको दिखाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। दर्शक के लिए कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए कि वो खुद का दिमाग लगाए और समझे कि क्या हुआ होगा, क्या हो सकता है। तो जहाँ आपको एक एग्जैक्ट किसी पॉइंट पर पहुँचाकर नहीं छोड़ा जाता, वो होता है ओपन एंडेड। जहाँ सब कुछ क्लियर कर दिया जाता है वो हो जाता है क्लोज एंडेड। तो क्लोज एंडेड के साथ दिक्कत ये है कि उसके इंटरप्रिटेशंस ज़्यादा नहीं होते। ओपन एंडेड के साथ पॉसिबिलिटी है कि उसके तमाम इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, ठीक है। ओपन एंडेड का एक बहुत अच्छा एग्जांपल द गाइड में मिलता है, जो गाइड जो नॉवेल है आर.के. नारायण का। उसमें आप देखते हैं कि लास्ट में कैसे राजू जो है वो साधु के रूप में है, उस पर उसको ये हल्ला कर दिया गया है कि वो जो है आमरण अनशन करेगा, वो तब तक जो है व्रत करेगा, खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा जब तक कि बारिश नहीं हो जाती। तो वो पानी में खड़ा है और दिख रहा है कहीं दूर से बादल आ रहे हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं किया कि बारिश हुई कि नहीं, क्योंकि अगर एक ढोंगी साधु अगर प्रयास करता है तो उसका कितना फल होता है। अब उसमें आपको दिमाग लगाने को छोड़ दिया राइटर ने कि आप क्या सोच सकते हैं। वो बादल दिखा तो सच में बारिश हुई होगी या नहीं हुई होगी। अगर बारिश नहीं हुई होगी तो राजू मर गया होगा खाए पिए बिना, तो उसका भेद खुल गया होगा। या ये भी हो सकता है कि बारिश हुई हो तो सब कुछ अच्छा हो गया हो सकता है उसके बाद उसकी लाइफ और बेहतर हो गई हो। तमाम तरह के एजम्पशंस वहाँ पर, तमाम तरह के इंटरप्रिटेशंस अप्लाई किए जा सकते हैं अगर उसको ओपन एंडेड छोड़ दिया जाए तो। और अगर वहाँ पर क्लियर कर देता तो आपके सोचने के लिए क्या रह जाता, कुछ नहीं रह जाता। तो कह रहा है कि जो एपोरिया की जो बात कर रहे हैं, जो डिफरेंस की जो बात कर रहे हैं देरदा, उसके कारण से कह रहा है कि तब उसमें अल्टीमेटली बात वही अनकॉन्शियस की आती है, अनकॉन्शियस के रोल की आती है, और इस तरह से टेक्स्ट और डिस्कोर्स जो है वो ओपन एंडेड बन गया। तो इसका ओपन एंडेड होने में कह रहे हैं कि एक देरदा का एक बड़ा योगदान है। इस तरह की थिंकिंग, इस तरह की सोच डेवलप करने के लिए, करने में देरदा का एक बड़ा योगदान है, ठीक है। तो आज इतना ही। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी का क्या जो है कंट्रीब्यूशन है इसमें देरदा के ऐसे में, ठीक है, उसको लेकर के कैसे उन्होंने डील किया। तब तक के लिए
ख्याल रखिए। धन्यवाद।